सो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। यार सुबह मैंने पूरा इतने मेहनत से रिकॉर्डिंग करी, सारी की सारी बर्बाद हो गई। बर्बाद कैसे? ऑडियो की वजह से। ऑडियो इतनी ग्लिच्ड आई, पता नहीं क्या कनेक्टर का इशू है, माइक का इशू है, या पता नहीं किस चीज़ का इशू था। भाई पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। जो मैंने आपको डिटेल्ड रिव्यू दिया था अपना हंटर का, वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। दोबारा कोई नहीं, हार नहीं मानेंगे, दोबारा आपको रिव्यू दूंगा इसी वीडियो में। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना मुसाफिर ऑन हंटर को। और बस अभी ऑफिस से निकले हैं, थोड़ा सा आगे जाम से थोड़ा सा फ्री होते ही आपको पूरी डिटेल रिव्यू दूंगा। 7:07 हो रहे हैं। यहाँ से अपने को गाज़ियाबाद पहुँचने में राजनगर एक्सटेंशन कितना समय लगता है आपको दिखाता हूँ, और ट्रैफिक कितना कैसे रहता है वो भी आपको दिखाएंगे। ये अपना टोल है यहाँ पे गुड़गांव, और दिल्ली को कनेक्ट करता है जाने वाली साइड। हाँ भाई, सुबह की जो मेहनत बर्बाद हुई ना यार, सही में डीमोटिवेट कर दिया। बट अपन है ढीठ आदमी, इन छोटी छोटी चीज़ों से मानेंगे नहीं, बाज नहीं आएंगे, आपको रिव्यू दे के रहेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ मैं कैसे रहता है अपना। अगर ट्रैफिक रहता है तो भी दिखाएंगे, नहीं रहता तो भी दिखाएंगे आपको। तो मैं आपको रिव्यू स्टार्ट करूँगा अपना हंटर का। 35,000 किलोमीटर के बाद कैसा इसका एक्सपीरियंस है मेरा। अभी लगभग 1.5 साल के आसपास मैंने इसको चला लिया है। 1.5 साल में 35,000-36,000 किलोमीटर, मतलब वही 37,000 किलोमीटर होने वाली है। बट ये आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद आपको हंटर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये सब आपको मैं बताऊंगा, आपको गाइड कर दूंगा। आप लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। तो गाइस, तो शुरू से शुरू करते हैं यार अपना ओनरशिप रिव्यू ऑफ हंटर। सो मैंने ये 1.5 साल पहले अपनी बाइक ख़रीदी थी। तो मेन मेरे को हंटर लेने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सब आपको मैं धीरे धीरे करके शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग और इसका मेरे को प्लान कैसे बना। सो इसके लिए भी एक अलग सी स्टोरी है। तो एक दिन जीजू और मैं साथ में अभी कहीं पर जा रहे थे, ट्रिप पे ही जा रहे थे गाड़ी से। तो वहीं पर मेरे पास उस टाइम पे था आईफोन 16 प्रो था मेरे पास। मेरे को लिए हो उसको 3 से 4 महीने हो गए थे, मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा अचानक से बनता है प्लान। जीजू ने बोला कि तो ये फ़ोन यूज़ कर रहा है, फ़ोन का कुछ बेनिफिट्स है। मैंने तो बोला कि नहीं, बेनिफिट तो नहीं है मेरे को, क्योंकि डेली अप डाउन करना पड़ता है दिल्ली से गुड़गांव का ऑफिस। तो उसी चीज़ में उन्होंने बोला कि अगर तू ये फ़ोन पे पैसे इन्वेस्ट ना करके, तो पैसे वेस्ट ना करके तो अगर बाइक ले लेता तो तेरे काम ही आती और इन फ्यूचर में भी रहता। तो बस वहीं से पूरा मन बैठ गया है कि भाई बाइक लेनी है अब। तो मैंने सेम डे पे ही आईफोन को सेल करा। अराउंड 60,000 के आसपास मेरे को वहाँ से मिले थे, और थोड़ी बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास, मतलब सेविंग्स थी। तो मैंने सेविंग्स अपनी सारी निकाली। मैंने बोला कि भाई बाइक लेनी है। बजट तो मैंने सोचा था कुछ भी अपने 2 लाख के आसपास मिल जाती है तो अपना ख़रीद लेंगे। मैंने काफ़ी बंदों से सजेस्ट करा कि भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। मैंने 1-2 जगह पे ट्राई लिया। पहले मैंने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट करा कि इस बजट में अपने को बाइक कौन सी अवेलेबल है। बाइक के साथ मेन चीज़ था मेरा एक ड्रीम बाइक थी कि रॉयल इनफील्ड लेनी है। मेरा मन तो था रॉयल इनफील्ड पे ही जाना है, और रॉयल इनफील्ड पे मैं सोच रहा था क्लासिक लेनी है। बट क्लासिक का क्या सीन रहा कि मेरे को इतना, मैंने इसको जब टेस्ट ड्राइव लिया तो मेरे को इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लगी। तो मैंने वो चीज़ प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे और सर्च करे कि मैंने बोला चलो टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं काफ़ी सारी बाइकों के। तो मेरे पास जो ऑप्शन थे वो थे, एक तो ट्रायम्फ,
ट्राइम का ऑप्शन था, और आपका एक दो और क्या कहते हैं बाइक रहती हैं बजट में। मैंने 2-3 बाइकों के और टेस्ट ड्राइव ली। मेरे को रॉनिन का था एक ऑप्शन, बट रॉनिन चलाई मैंने, मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, वो फील नहीं आई, वो किक नहीं आई। तो मैंने और चीज़ें सर्च करी कि भाई और क्या हो सकता है जो थोड़ा बहुत अपने को लुक वाइज भी अच्छी मिले। मेरा मन था रॉयल इनफील्ड में, तो मेरे को उस टाइम पे कहीं पर हंटर दिखी, तो मैंने बोला कि भाई रॉयल इनफील्ड अगर ये हंटर बनाता है तो एक बार हंटर का देख लेते हैं। बजट लोग बोल रहे हैं, बजट फ्रेंडली बाइक है, कॉस्टिंग वगैरह भी इतनी कुछ है नहीं। तो मैंने रॉयल इनफील्ड हंटर के बारे में सर्च करना स्टार्ट करा। मैंने काफ़ी सर्च करा उसके बारे में। तो मेरा जो मेन कंसर्न था कि भाई इसमें कितने वेरिएंट आते हैं, क्या रहता है। तो इसमें जब मैंने देखा तो उसमें हंटर के साथ क्या कहते हैं 2 वेरिएंट आते हैं, एक लोअर वाला और अपर वेरिएंट। उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, बस खाली कलर का डिफरेंस था, कलर के पैसे एक्स्ट्रा थे। तो मेरे को 76,000 के आसपास की मेरे को हंटर मिल रही थी, और उसमें मेन चीज़ था मेरे को एक मेरा फेवरेट जो कलर है वो ब्लैक है। मैं सोच रहा था कुछ ब्लैक में कुछ ऑप्शन अगर हंटर मिल जाते तो देखते, बट मैंने एक GT भी चला कर देखी थी मैंने GT, बट वो बजट के बहुत बाहर थी। और तो मैंने जब हंटर का जब टेस्ट राइड लिया था तो भाई मेरे को पहली ही बार में मेरे को हंटर पसंद आ गई थी। मैंने सोच लिया भाई अब तो हंटर ही लेनी है, कुछ भी हो जाए। और कलर था मेन, उसमें लिमिटेड ही कलर ऑप्शंस थे, तो लाल पीला सफ़ेद जो वो है वो अपने को पसंद नहीं है कलर। तो ग्रे कलर में था, मैंने बोला कि भाई ग्रे में है, ग्रे में क्या प्रोसीजर है, EMI पे क्या मिलता है, कैश में कितना बेनिफिट्स है। तो EMI जो मेरी बैठ रही थी हंटर की वो लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास की थी। अगर मैं EMI पे लेता तो मेरे को जो रेट पड़ती वो 2,54,000 के आसपास मेरे को हंटर बैठती, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि चलो छोड़ो भाई, देखी जाएगी, सेविंग निकालते हैं अपना, जाते हैं और परचेज़ करते हैं। मैंने देखा अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, तो मेरे को आनंद विहार में TR मोटर्स आनी करके है, मैं वहाँ पर गया तो उनके पास अवेलेबल थी डैपर ग्रे में। डैपर ग्रे मैंने कलर चूज़ करा था, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाया, उन्होंने भाई पहली नज़र में ही बोला भाई कोई और कलर मत देख, डैपर ग्रे। भाई मेरा तो फिर तो मन ही हो गया, मैंने बोला भाई डॉक्यूमेंटेशन करो, बाइक उठाते हैं, साफ बात। तो उनको कैश में दिया, तो 1,76 और थोड़े बहुत इंश्योरेंस वगैरह लगा कर मैंने कुछ एसेसरीज़ वहाँ से इंस्टॉल नहीं करवाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने थोड़े बहुत पैसे अपने वहाँ पे सेव करे, और मैंने लगभग 2,05,000 के आसपास की मेरे को ये हंटर पड़ी थी। आज से करीब 1.5 से 2 साल पहले सितंबर में मैंने ख़रीदी थी, और उसके बाद मैंने इसको अच्छा खासा चलाया। इससे मैंने पूरे अपने 4 धाम कंप्लीट करे और बहुत जगहों पे घूमा इससे मैं। भाई पहाड़ों पे इसका परफॉर्मेंस एक नंबर लाजवाब है। सो ये तो रही बात मेरा प्लान कैसे बना बाइक लेने का, सर्विस पे कितनी कॉस्टिंग आती है। तो मेरी लगभग पहली सर्विस जो हुई थी मेरी बाइक की वो लगभग 1,100 रुपये के आसपास की बैठी थी 1,000 किलोमीटर पे। हर एक 5,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होती है, तो वो आपके ऊपर है। क्या कहते हैं, आप कहीं बाहर से इसकी सर्विस बिल्कुल मत कराना यार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अभी लास्ट टाइम इसकी सर्विस, मैं ट्रिप पे निकल रहा था यमुनोत्री गंगोत्री, तो मैंने लोकल बंदे से वेंडर से करवा ली थी, और उसने भाई जो इसकी रंद पीटी है ना भाई, पिकअप ही नहीं उठा रही थी भाई, क्लच लूज़ हो गए, स्क्रूज़ अच्छे से टाइट नहीं करे थे उसने भाई। वो खाली अपने नॉर्मल 2-3 चीज़ें चेंज करते हैं बस। सर्विस सेंटर से आप प्रॉपर करवाओ, प्रॉपर हर एक चीज़ चेक करते हैं। मैं तो खुद अपने आँखों के सामने जब भी सर्विस करवाता हूँ, अपनी आँखों के सामने चेक करवाता हूँ हर एक चीज़, कौन सा पार्ट कैसे क्या लग रहा है, चेंज कर भी रहे हैं कि नहीं, ऑयलिंग चेंज हो रही है कि नहीं, प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है कि नहीं, ये आपको खुद खड़े होकर चेक करना पड़ेगा। हर 5,000 पे वो चेंज होती है, सर्विस होती है। तो पहली सर्विस का जो था मेरा वो 1,100 के आसपास आई थी, और जो सेकंड सर्विस थी उसमें सिर्फ मात्र मेरे 400 रुपये लगे थे। उसमें नॉर्मल चेकअप हुआ था और थोड़ा बहुत ऑयलिंग का टॉपअप हुआ था। फर्स्ट सर्विस में सारा का सारा नया ऑयलिंग पूरी चेंज हुई थी, और उसके बाद थोड़ी बहुत
बोल्ट वगैरह सारे चेक किए गए थे, क्योंकि जब भी इंजन नया होता है, जब भी आप नई बाइक लेते हो तो उसमें इंजन आपका घिसता है, उसमें से आपके कार्बन्स निकलते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो वो चीज़ आपको हर सर्विस, जो भी आप नई बाइक लेते हो पहली सर्विस हमेशा उसकी 1000 ऐसी कुछ बैठी जाएगी और उसी पे सारी चीज़ चेक होती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपके इंजन को अपने चलने की आदत पड़ती है, प्रॉपर हर तरीके से परफेक्ट हो जाती है फिर बाइक आपकी चलने में। तो ये कुछ था। और जो कॉस्टिंग है, जो अभी तक जो इसमें चेंजेस हुए हैं, जितना जो मेरा मैक्सिमम कॉस्टिंग आई है वो करीब 8000 के आसपास मेरे को कॉस्टिंग बैठी है एक सर्विस का। वो कैसे बैठी, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा था वो क्लच प्लेट पूरी घिस चुकी थी। मैंने जब सर्विस करवाई थी तो उसने थोड़ा सा क्लच थोड़ा लूज़ छोड़ दिया था, उसके चक्कर में क्या कहते हैं मेरी क्लच प्लेट घिसती। मैंने उसी पे काफ़ी चला लिया था उसको, तो मेरी पूरी क्लच असेंबली फूक गई थी। तो पूरी क्लच असेंबली चेंज हुई थी, पूरा चेन सेट ख़राब हो गया था। अभी तक इसमें 2 बार चेन सेट चेंज हुआ है, अभी तो रिसेंट मैंने लास्ट सर्विस में इसका चेन सेट चेंज कराया है। और एक बीच में एक बार 15 या 18,000 किलोमीटर के आसपास मैंने इसका चेन सेट चेंज कराया था और क्लच असेंबली चेंज हुई थी। तो ये तो रही गाइस सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस इतनी कुछ एक्सपेंसिव नहीं है इसकी, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं इसके एवरेज को लेकर कि आपको एवरेज क्या देती है। मैंने जब से स्टार्टिंग से लिया है इसको, मैं हमेशा इसका टैंक मैक्सिमम टाइम पे फुल रखता हूँ। मैंने इसका रिज़र्व से नीचे टैंक कभी जाने ही नहीं दिया है और बहुत जगहों पे ट्रिप पर लेकर गया हूँ। मैक्सिमम 3 मतलब रिज़र्व पर मैंने 30 से 40 किलोमीटर चलाई होगी बस। उससे पहले मैं इसका टैंक फुल करा देता हूँ, क्योंकि उससे होता क्या है, अगर आप टैंक फुल रखते हैं तो इससे क्या रहता है आपका जो इंजन, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंजन की जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी रहती है। और अगर आप ज़्यादा भगाते नहीं हो, आप एवरेज से मतलब स्पीड लिमिट में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको अच्छा एवरेज निकाल के दे सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना एवरेज निकाल रहे हो इससे। मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे को ना ये 35 से 30 और लगभग अगर हाईवे पे मैं जाता हूँ, कभी क्रूज़ करता हूँ तो मेरे को 40-38 की एवरेज आराम से निकाल के दे देती है। मतलब 30 से लेकर 40 के बीच में मेरे को एवरेज निकाल के दे देती है आराम से। ये वो सब चलाने के ऊपर बात रहती है कि आप किस तरीके से इसको चलाते हो और कैसे नहीं। मैंने इसका अभी साइलेंसर भी चेंज कराया है, मॉडिफाइड करवाया था जस्ट ऐसे ही, उस पर थोड़ा बहुत चलान भी कट गया था बट कोई नहीं। बट उस साइलेंसर की वजह से पता है क्या होता है, तो इसमें एयर इनटेक ज़्यादा हो गई है इसके इंजन में, उस चक्कर में थोड़ी सी एवरेज गिर गई है। अब जो मेरे को एवरेज मिल रही है, अभी जो लास्ट मैंने बोल रहा था ना कि आप किसी बाहर के बंदे से सर्विस मत करवाना, उससे क्या हुआ कि जो मेरे को एवरेज दी है इसने भाई साहब खाई गई। मेरे को लगभग 30 से 32 की एवरेज दी है इसने, बहुत कम एवरेज दी है इसने हाईवे पर भी, क्योंकि मैं ऐसे इतना चला चुका हूँ, मेरे को पता है कम से कम 35 से 38 की एवरेज आराम से देती है हाईवे पे। उसका कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर है कैसा है। बट अगर आप बाहर से सर्विस कराते हो, कुछ भी चीज़ मॉडिफाइड करवाते हो, आपका वेट भी वेरी करता है इस पर कि आप कितने वेट के साथ जा रहे हो, कितने आपका प्लेन के साथ है कि नहीं है, और साथ में कितने आपने लगेज कैरी कर रखा है, उसके हिसाब से भी आपका सारा का सारा एवरेज मैटर करता है। मैं तो मैक्सिमम सोलो ट्रिप पे निकलता हूँ या फिर अपना कोई साथी हो, साथ ही कोई पूछ लेता हूँ मैं, कोई चलेगा तो ठीक है, वरना तो भाई हम अकेले ही मुसाफिर हैं, इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। तो वही बात है यार, बड़ा मज़ा बड़ा आता है इस बाइक से चलाने में, कंफर्टेबल बहुत है। मैंने इसकी अभी सीट मॉडिफाइड करवाई है अपने हाइट के हिसाब से, मैंने इसमें थोड़ा सा हैंडल राइज़र भी लगा रखा है, वरना इसका लुक जो है कैफ़े रेसर टाइप में इसका रहता है। इसका पॉइस्चर बहुत बढ़िया है, मैंने तो अपने हिसाब से इसको हैंडल थोड़ा सा आगे पीछे करा रखा है, और साथ में सीट भी थोड़ी सी मैंने कुशनिंग करा रखी है, मेमोरी फोम लगवा रखी है, ताकि थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे कंफर्टेबल रहे। क्योंकि इसकी मेन सीट में, क्योंकि जो ये वाला मॉडल है इसकी मेन सीट में इतना कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप लॉन्ग रूट करते हो, कंटिन्यूसली 100-150 किलोमीटर के आसपास खींचते हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा आराम से, पेन होने लगेगा, आपको महसूस हो जाएगा। इसका जो पॉइस्चर है, पॉइस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है इसका। अपने हाइट के हिसाब से मैंने मॉडिफाइड करा रखा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी लॉन्ग किलोमीटर्स अगर खींचनी हो, आराम से
खींच सकता हूँ, मैं लंबे रूट पे जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। और चलो वो तो बात की बात है। एवरेज का तो इसका भाई ठीक है, वो आपके चलाने के ऊपर और पिलियन के ऊपर, मतलब कितना वेट आप कैरी कर रहे हो उसके ऊपर आपका मैटर करता है। और बात रही क्या कहते हैं ये बाइक किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं, भाई जिसको अगर सिटी में बाइक चलानी है, थोड़ा एवरेज भी थोड़ा बहुत ठीक हो, रॉयल इनफील्ड जैसा नाम हो जिसका, तो आप भाई हंटर के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। मेरा तो भाई इसका एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा है। मेरा पहला लव हो चुका है मेरा पैंथर, इसका नाम मैंने पैंथर रखा है। तो भाई अमेजिंग है बाइक, बाइक में कोई कमी नहीं है भाई। एक चीज़ और है, इंजन में बीच बीच में स्टार्टिंग फेज़ में ना आवाज़ आना स्टार्ट हुआ था। वो शायद इंजन के टैप टैप का, आप जैसे चौथे पाँचवें गियर पर खींच के एकदम से रेस छोड़ोगे ना, तो उस चीज़ में हल्की बहुत ये साउंड करती है। किस चीज़ की करती है, क्योंकि बीच बीच में आती है, बीच बीच में चली जाती है। ये कुछ सेपरेट नहीं है कि आपको साउंड आएगी आएगी या फिर बिल्कुल आएगी ही नहीं। ये शायद बाइक का कुछ मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, क्या है वो सब तो पता नहीं भाई। बट जो कमियां इस हंटर में थी वो सारी की सारी ना, अब जो नई 2025 मॉडल की जो हंटर रिलीज़ हुई है भाई, उसने सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये देखो इंडिया 8 भी आ चुका है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भाई। प्रॉब्लम्स क्या आई थी, मतलब जैसे इसमें स्लीपर क्लच नहीं था, नए मॉडल में वो भी दे दिया। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस, लोग बोलते थे ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, भाई ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया। सीट का जो मैं बता रहा था इशू, वो अब नए वाली जो हंटर है उसमें वो इशू सॉर्ट कर दिया उन्होंने, सीट कुशनिंग बहुत अच्छी कर दी है। और साथ में सस्पेंशन बोलते थे बहुत पीछे के स्टिफ है, मेरे को तो इतना कुछ खास लगे नहीं थे कि स्टिफ हैं कि नहीं है, मेरे को इतना फ़र्क पड़ा नहीं इससे, मेरे को तो सही लगा। बट जो नई मॉडल आई है उसमें इन्होंने सस्पेंशन भी थोड़े सॉफ्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा है इस वाले सस्पेंशन से। उस वाले जो नए वाले सस्पेंशन है नई वाली बाइक में, उसमें सस्पेंशन भाई बड़े हैं। आप आँख बंद करके ले सकते हो, उसमें देखो नेविगेशन टर्न बाय टर्न, वो आपको नई वाली हंटर में वो भी मिलेगा। भाई जो कमियाँ थी रॉयल इनफील्ड वालों ने इस पर काम करा और 1 साल के अंदर ही इसको सॉर्ट कर दिया। काश वही बात है, उस टाइम पे अगर ना लेता तो मैं सोच, एक बार को तो मेरा मन करा था यार इसे सेल करके नया वाला मॉडल ले लेते हैं हंटर का। मैंने बोला चलो छोड़ो यार, अपनी पहली बाइक है, क्यों बेचना है इसको, क्यों पैसे बर्बाद करने हैं। कभी किसी और दिन भगवान ने चाहा तो ले लेंगे, वो ले लेंगे। या तो मेरा तो एक बार मन है यार TRX लेने का, मतलब TRK 502X लेने का पूरा पूरा मन है। बट वो शायद सपना देखते हैं तब पूरा होता है, यूट्यूब से पूरा होता है या तो हमारी किस्मत से पूरा होता है, देखी जाएगी। तो भाई अगर जिसको सिटी राइड करनी है भाई, इसका मनोवरिंग ना बहुत प्यारा है, आप कट इजीली मार सकते हो इसका टायर। और एक चीज़ और थी, मैंने ना इस बाइक को 35,000 किलोमीटर के आसपास, मतलब 36-37,000 किलोमीटर चल गई है, और इसका पहली बार मतलब टायर चेंज हुआ 36,000 किलोमीटर पे, मैंने इसका टायर चेंज करवा लिए थे। अभी जो इसमें जो टायर है वो है क्या कहते हैं अपोलो के ट्रैम्पलर XR टायर मैंने इसमें इंस्टॉल करवाए हैं। ऑनलाइन तो यार 4-4,500 रुपये का टायर था एक टायर, बट मैंने ऑफलाइन मार्केट में जुगाड़ करके बंदे से बात करके, एक बंदा मिल गया था ऑफलाइन में, जो मेरे को टायर की कॉस्टिंग पड़ी थी वो 4500 के आसपास मेरे को टोटल आगे पीछे दोनों के टायर पड़ गए। बट एक चीज़ इसमें ट्विस्ट और है, जो मेरा पीछे वाला टायर है वो तो सेम एज इट इज़ 140-70-17 का है, बट जो आगे वाला टायर वो 110-70-17 की बजाय 100-80-17 का टायर है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, देखो फिटिंग तो प्रॉपर तरीके से आ गई है, जो आगे वाला जो टायर है ना उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। ये देखो भैंस की आँख, कैसे बंदे बीच में आ जाते हैं। आगे का टायर की थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ हो गई है, और इन टायरों के बाद ग्रिपिंग इतनी प्यारी हो गई है ना यार, मज़ा ही आ गया है, इतनी प्यारी ग्रिपिंग। और कॉर्नरिंग में भी अब कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अभी जब टायर घिस गए थे ना तो उसमें एक तो एक्चुअली बहुत सारे पंचर आ गए थे, कम से कम नहीं तो 10 से 15 पंचर मेरे को इस ट्रिप पे मिल गए थे। बट उन पंचरों को मैंने सॉर्ट करा, मतलब वो ट्रिप पे ही मैं उसी के साथ पंचर के साथ ही मैंने बाइक चलाई थी। मैंने बोला कि भाई देखी जाएगी,
अपना इसी में ख़रीद लेंगे। जब भी दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ही खरीद लेंगे। अभी यमुनोत्री गंगोत्री पे मेरे टायरों की हालत ख़राब हो गई थी, वो वाली वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। उसमें मेरा क्लच फ्री हो गया था, बाइक ने भाई साहब काफ़ी लड़ाई लड़ी बट साथ नहीं छोड़ा। मेरा टायर पंचर इतने सारे, कम से कम 7 से 8 पंचर निकले थे। मेरी क्लच प्लेट मतलब क्लच वायर लूज़ हो गई थी, पूरी निकल गई थी। मेरी टायर की चैन निकल गई थी। वो चैन जब मैं हवा भरवा रहा था तो उनका जो पाइप रहता है वो मेरे टायर के बीच में फंस गया था। अच्छा है कुछ हुआ नहीं, चैन टूटी नहीं। अगर टूट जाती उस टाइम पे आसपास दूर दूर तक ना कुछ भी नहीं था चैन रिपेयर करने के लिए, मैं फंस जाता, लिटरली मैं फंस जाता। बट भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं, तो मैंने वहीं से अपना टूल किट में जो मेरे पास साथ में थी उसी से मैंने अपना टायर ठीक करा और मतलब चैन वैन सही करी। और बोला कि भाई वहीं पर वहाँ पे भी महंगा मिल रहा था टायर, सेम ही मैंने टायर का सेक्शन का चेक करा था। बट मैंने बोला छोड़ो यार, अपना दिल्ली जाके करवाते हैं, करोल बाग जिंदाबाद। तो ये तो रही टायर की बात। और ये मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा अभी तक मैंने फेस करा है हंटर को लेकर। इसने इस लास्ट ट्रिप पे मेरे को धोखा दे दिया था बीच में, बट साथ नहीं छोड़ा। ये चीज़ इसमें अब बहुत अच्छी है, रिलायबिलिटी बहुत है। और भाई देखो, मैंने इसमें आफ्टर मार्केट ना बहुत सारी चीज़ें लगवा रखी हैं, जैसे ये हैंड गार्ड लगवा रखे हैं, क्रैश गार्ड लगवा रखे हैं, लाइटिंग एक्स्ट्रा। ये लाइटिंग भाई ट्रिप पे अंधेरे में बहुत बढ़िया थ्रो देती है। मैंने कितनी बार नाइट राइड करी है, मेरे को रोशनी से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। बट और जो क्रैश गार्ड है, मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है। एक बार तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उसमें बाइक को तो खरोच कुछ भी नहीं आई थी। लेग गार्ड ने पूरा सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया था। बट जो मेरा पैर था ना उस पर बस चढ़ गई थी DTDC की, उससे मेरा पूरा राइट लेग ये वाला पूरा फ्रैक्चर हो रखा था। पूरा आगे की सारा टो वगैरह सब डिसलोकेट हो गई थी, सब हड्डियां थोड़ी सी टूट गई थी। तो वो सारा का सारा कम से कम रिकवर होने में मेरे को 6 महीने लग गए पूरा रिकवर होने में। उसके बाद अब मेरी अभी लास्ट वीक ही मैं यमुनोत्री गंगोत्री की चढ़ाई करके आया, अपना पूरे ट्रिप करके आया। लॉन्ग ट्रिप मेरी 6 महीने बाद की थी बाइक से। बट भाई मज़ा आ गया। इस बाइक ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। जब भी एक्सीडेंट होता है तो लेग गार्ड बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके उसमें। अगर आपने लेग गार्ड वगैरह कुछ नहीं इंस्टॉल करवा रखे तो भाई वो आपका खुद का रिस्क है, क्योंकि सबसे पहला इम्पैक्ट है ना वो आपका पैर के पास ही पड़ता है। जब भी गिरती है तो पैर के पास ही नुकसान होता है, और या तो हाथ पे लगेगी, साइड से भी कुछ भी अगर वॉल या कुछ भी लगती है तो ये चीज़ लेग गार्ड और हैंड गार्ड ये होना ज़रूरी है आपकी भाई बाइक में। कोई सी भी बाइक हो, कोई सी भी ले रहे हो आप, ये चीज़ इंस्टॉल करवाओ। और साथ में एक अच्छी लाइट कोई सी भी ले सकते हैं। मैं टोटल आपको कॉस्टिंग वगैरह भी बता दूंगा, मैंने कौन सा पार्ट कहाँ से लिया था। मैंने सारा पार्ट मैंने करोल बाग से आफ्टर मार्केट लगवाया था। इसमें PPF करवाई थी मैंने, और क्रैश गार्ड लगवाए थे, सम गार्ड लगवाया था। बट सम गार्ड मैंने हटवा दिया क्योंकि सम गार्ड से ना बहुत ज़्यादा नॉइस आती थी, जैसे भी, क्योंकि वाइब्रेशन है बाइक में। बट इतनी वाइब्रेशन नहीं है। हाँ, वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा था, जो मैं चीज़ भूल गया था। वाइब्रेशन भाई आप इसको 80 पे चला लो, 100 पे चला लो, कोई वाइब्रेशन नहीं। जब आप इसको बिल्कुल खींचोगे ना तब आपको माइनर सा इसमें वाइब्रेशन फील होगा कि हाँ भाई इंजन पे लोड आ रहा है। ये क्योंकि बाइक भाई भगाने के लिए नहीं है। अगर जिसको बाइक भाई भगाने के पर्पज़ से लेनी है तो भाई आप हंटर को भूल जाओ, क्योंकि ये भागती जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 120, 25, 30 के आसपास मैक्सिमम आपको भगा के दे देगी लोड कम के साथ। बट उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेड करोगे तो भाई और भी क्या कहते हैं बाइक के ऑप्शन है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। हंटर को भूल जाओ। हंटर क्या है भाई, आपको अच्छा पहाड़ों पे परफॉर्मेंस देगा, सिटी में अच्छी परफॉर्मेंस देगी। हीटिंग इशू है इसमें बट इतना नहीं है, बहुत कम हीटिंग इशू है इसमें। आपको इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो पॉइस्चर है वो इंजन से जो पैर आपका आता है वो थोड़ा सा सेंटर में आता है, तो उससे जो हीटिंग का है ना वो आपके डायरेक्ट पैर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता उससे। तो हीटिंग भी आपको फील नहीं होगी इस बाइक में। और काफ़ी जो और बाइक हैं उनका जो पॉइस्चर आता है ना, पॉइस्चर अलग है बैठने का, सिटिंग का, तो उसमें उस चीज़ में इंजन का जो हीट है वो डायरेक्टली आपको पैर पे लगती है और आपको फील होगा कि भाई हाँ बाइक गर्म हो गई है। तो ये चीज़ एक अच्छी बात है बाइक में, हंटर में। और सिटी मैनोवरिंग के लिए तो भाई ज़बरदस्त है। आप अगर गोरिल्ला का सोच रहे हैं तो भाई गोरिल्ला तो आपके ऊपर है, पावर है इसमें नो डाउट।
एक्सपेंसिव है नो डाउट, बट उसका जो मैनेवरिंग पॉइंट है ना, जैसे आप टर्न कितने शॉर्ट डिस्टेंस पे आप टर्न कर लेते हो, तो वो चीज़ भाई हंटर की बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यारी है। और साथ में इसका जो रहा बात ब्रेकिंग की, भाई इंजन ब्रेकिंग और साथ में इसकी ब्रेकिंग बहुत प्यारी है, और इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर हाथ छोड़ के चला लो, अगर आपने इसमें अगर एक्सटर्नल क्रूज़ कंट्रोल भी आते हैं, आप छोटे छोटे एक डिवाइसेस से आते हैं, यहाँ पे रेस पे लग जाते हैं, अगर वो भी करोगे ना, बाइक आपकी स्टेबल चलने वाली है, वो कोई इशू ही नहीं है। इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़बरदस्त हो रखी है आगे से ही। तो भाई बाइक अगर आप कैफ़े रेसर या कुछ वैसा चाहते हो कि थोड़ा सा आपको स्पोर्टी लुक मिले, थोड़ा सा रॉयल इनफील्ड की रिलायबिलिटी मिले, और साथ में आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी मिले, आपको माइलेज भी थोड़ा देखना है रॉयल इनफील्ड के नाम के साथ, तो भाई आप हंटर को आँख बंद करके ख़रीद सकते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस भाई अमेजिंग है। छोटी मोटी चीज़ है वो आपको खुद के ऊपर, राइडर के ऊपर एक डिपेंड करती है, बाकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग का कि क्या चीज़ कैसी इसमें आप चला रहे हैं, उसमें कितने पार्ट आप डैमेज कर रहे हैं, कितनी ब्रेकिंग आपकी ख़राब है, कितने बार सर्विस ब्रेक पैड आपके चेंज होते हैं, कितने आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं बाइक को, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। भाई आज भी बाइक मैंने इतनी प्यारी मॉडिफाई, मतलब इतना तो है कि भाई बंदे अगर निकलते हैं ना आसपास से भी, तो बंदे देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं इस बाइक को। भाई कमाया है बाइक ने, इसमें थोड़ा सा लगाई हैं चीज़ें, मैंने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करा है अपने पैंथर पे, बट इस पैंथर ने ना भाई आग ही लगा दी है। रोड प्रेजेंस इसका इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मज़ा ही आ जाता है। आपको एकदम बल्कि बल्कि सा लुक देगा। अगर आप ऐसे वाले लेग गार्ड जैसे मैंने इंस्टॉल करवा रखे हैं, वो आप लेग गार्ड लगवाइए, उसके बाद आप लुक चेक करिए, भाई एकदम ऐसा लगता है बल्कि कोई बाइक, हैवी बाइक चल रही है। साथ में आप लोड कर लो इसको पीछे से, सैडल बैग्स वगैरह इंस्टॉल कर लो, अपना टॉप रैक लगा लो, भाई फील ही नहीं आएगी आप कोई सस्ती बाइक चला रहे हो, इतनी परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। मैंने इससे भाई धनौल्टी गया हूँ, अपना 4 धाम पूरे कर लिए हैं, हिमाचल में कर हिमाचल कर लिया है, चंडीगढ़ वगैरह घूम लिए हैं, बहुत सारी जगहों पे इससे घूमा हूँ, और इसने भाई मजाल है कभी धोखा दिया है। बट भाई एक्सपीरियंस इस बाइक से अमेजिंग है, आप आंख बंद करके इस बाइक को ले सकते हैं। ये आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस बेसिस पे आपको बाइक सेलेक्ट करनी है। बजट अभी 2025 जो मॉडल आया है, आप भाई उसको तो ले ही लो, आपको सोचना ही नहीं है। इतनी अच्छी बाइक है, अब तो कलर ऑप्शंस भी दे दिए हैं, ब्लैक मेरा फेवरेट था, ब्लैक कलर भी ऑप्शन आ गए हैं, सारी चीज़ उन्होंने सुधार के नई बाइक में दे दी हैं। भाई आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे हंटर लेने के बाद कि भाई मैंने कोई गलत बाइक ले ली है, यार मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत सस्ते हैं। मैंने ये चीज़ भी देखी थी, सर्विस पे भी अगर कुछ भी पार्ट्स लेते हैं तो इसके बहुत सस्ते हैं। इसके ब्रेक पैड 375 के आसपास का ब्रेक पैड है। अगर यही आप कोई दूसरी बाइक का देखेंगे, रॉयल एनफील्ड में गोरिल्ला का, तो वो 2,500 से 3,000 के आसपास का ब्रेक पैड बैठता है। भाई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वही बात है भाई, बजट में ये इसका अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई कंपटीशन नहीं है भाई। मेरे लिए तो भाई एक नंबर बाइक है, आपके ऊपर है आप इसको लेते हैं कि नहीं। तो बस भाई, और एक चीज़ और थी, अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अपना लास्ट ट्रिप की भी शेयर कर सकता हूँ। जैसे मेरे को उस ट्रिप में ना मैंने आपको बता दिया था जैसे शेयर करने का, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी रही बात बाइक की, भाई देख रहे हो पिकअप अभी 4-5 गियर पे भी ऐसे भागती है, हल्की हल्की। देखो साउंड सुनो आप, साउंड कितनी प्यारी है साइलेंसर के साथ। कटिंग दिखाते हैं थोड़ी सी आपको, थोड़ा सा एंजॉय करिए। ब्रेकिंग चेक करिए, इंजन ब्रेकिंग। देख रहे हो इंजन ब्रेकिंग है भाई, हाथ रखते ही, पैर रखते ही एकदम ऐसे रुक जाती है भाई। 100 पे तो आप उसे आराम से चला सकते हो भाई, 100 कर लो, 80 चला लो, इस पे लॉन्ग रूट पे ले जाओ,
मैं इससे अब सोच रहा हूँ लद्दाख लेके जाने के लिए, थोड़ा सा और धीरे धीरे करके मैं डिस्टेंस अपना बढ़ा रहा हूँ। अभी तो अपना शायद चोपटा जाने का प्लान है इस हफ्ते, देखते हैं अगर थोड़ा बजट रहा, सब कुछ ठीक रहा तो चोपटा भी घूम कर आएंगे, आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। अपने तो अब 4 धाम पूरे हो चुके हैं, छोटे वाले 4 धाम। अब बारी है हमारी पंच केदार करने की। पंच केदार करने के बाद अपना करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग। ये अपनी कुछ प्लानिंग है जो कि इसी बाइक से कोशिश करेंगे कि आपको हर एक जगह के व्लॉग मिलते रहें। हंटर के साथ एक्सपीरियंस आपको शेयर होता रहेगा, कितना हर बार कॉस्टिंग कितना आ जाता है। मेरा मैक्सिमम हर ट्रिप का ना 5 से 6 हज़ार का मुश्किल से कॉस्टिंग आता है, फ्यूल खाना पीना मिलाकर। तो बजट फ्रेंडली ही रहती है, क्योंकि अगर आप महंगी बाइक लोगे तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको महंगा बेयर करना पड़ेगा। इसके साथ तो आप भाई नो डाउट कहाँ पर भी निकल जाओ यार, बाइक ही बाइक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक नंबर बाइक। आपको थोड़े से बाइक के छोटे से सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाऊंगा, इसमें लास्ट में ऐड करूंगा मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें वो कर रखी हैं। और आपको चलो बता ही देता हूँ मैं, मैंने जो लेग गार्ड और इन सब पे जो मैंने स्टार्टिंग में जब ख़रीदी थी ना, तो मैंने जो लगवाया था वो लगभग मेरे को 20,000 के आसपास का खर्चा बैठा था। उसमें मेरी पीपीएफ भी इंक्लूड थी। पीपीएफ के साथ आपका क्या कहते हैं क्रैश गार्ड, तो मैंने हैंड गार्ड नहीं लगवाया था उस टाइम पे, क्रैश गार्ड सम गार्ड लगवाया था, लाइटिंग लगवाई थी, एलईडी। इसमें हेलोजन जो जब पुराना मॉडल है इसमें हेलोजन लाइट आती थी फ्रंट में, वो चेंज होके अब तो नई वाली जो मॉडल में है उसमें एलईडी लाइट इनबिल्ड आती है। मैंने ये तो आफ्टर मार्केट लगवा रखी है। तो ये ही मेरे को 2-2.5 हज़ार के आसपास की लाइट पड़ गई थी। टोटल मिला के मेरे को वही बैठ गया था, 18-19 हज़ार के आसपास का खर्चा बैठा था। उसके बाद बीच में एक आध बार एक्सीडेंट हुआ था, तो उस चीज़ में भी मेरा चेंज हो गया काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें लगवाई हैं मैंने, लग गार्ड वगैरह चेंज हुआ मेरा, हैंड गार्ड भी 2 बार चेंज हो गए हैं। साइड मेरा जो इसका मेन वाला था वो मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगता, मैंने इसलिए साइड साइड बार मिरर लगवाए थे मैंने। अब इन मिरर का क्या सीन है, जब भी आप ऐसे मिरर इंस्टॉल करवाते हो ना, चाहे आप सर्कल में ले लो किसी भी चीज़ में ले लो, उससे आपका जो बाइक का जो विड्थ होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड लगती है बाइक आपकी चलने में भी, ऐसा लगेगा आपको कुछ हैवी बाइक चला रहे हो। और वेट की बात करें तो भाई 180 किलो के आसपास की कुल बाइक है यार, बहुत लाइट वेट बाइक है। अब तो नए में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आप हंटर को प्रेफर कर सकते हो भाई, मज़ा ही आ जाता है, एक नंबर चीज़ है। तो इसकी बाइक का सारा कच्चा चिट्ठा, इतना 1,000 किलोमीटर पे आपका कितना कितना मेजर कॉस्टिंग वगैरह आ सकता है। अब हम चढ़ चुके हैं एलिवेटेड पे। अब आपको इसको एक बार टॉप स्पीड भी दिखा देता हूँ, और 0 to 100 कितनी देर में पहुँचती है, और क्या कहते हैं कितना पर गियर में इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अभी 0 पे, ठीक है, सबको 0। फर्स्ट गियर पे स्टार्ट करते हैं उठाना। ये 50, सेकंड गियर 80, थर्ड गियर 90, चौथे गियर में 100, पूरी रेस दे रखी है मैंने इसकी। तो भाई 110, 15, 20 तक जाती है, दिखाते हैं, थोड़ा सा खाली होता है।
धीरे धीरे पिकअप पकड़ते हुए अपनी। थोड़ा सा ट्रैफिक सा है यार, वरना ये होगा। वही जा रही है यार, 110-15 के आसपास जा रही है स्पीड की। अभी तो टायर जब से चेंज हुआ है ना, मैंने टायर सेक्शन के बारे में आपको बता दिया था। टायर सेक्शन की वजह से ना इसका थोड़ा सा स्पीड में भी फर्क आया है। मतलब आपको इसमें दिखाएगा कम, बट एक्चुअल में स्पीड जो है वो ज़्यादा चल रही होगी। खींचते हैं थोड़ा सा और। भाई पीछे से मैंने अपना बैक रेस्ट वगैरह हटाया है। उसके बाद तो ऐसी लाइट से उड़ रही है, इसमें से कम से कम 20 किलो के आसपास वेट कम हुआ है अभी। मतलब उड़ती हुई जा रही है बाइक। ये देखो 120 टच कर दी है इसने स्पीड। यही है भाई इसकी टॉप स्पीड। कुछ तो हुआ है, आराम से कर लेते हैं। ये देखो ब्रेकिंग, देख रहे हो ब्रेकिंग, 2 सेकंड के अंदर आराम से रुक गई। यही चीज़ होती है भाई, स्पीड से ज़्यादा भगानी नहीं चाहिए। मैं बहुत कम भगाता हूँ भाई, अपनी नॉर्मल ही स्पीड रखता हूँ। अभी क्योंकि इसका इंजन भी वो खुला हुआ है, थोड़ा सा एयर का भी प्रेशर इसका ज़्यादा है, तो थोड़ा सा और इंजन खींचने में दिक्कत आती है। मोटे मोटे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ेगी, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ तो होना पड़ेगा भाई। बट देख लो ब्रेकिंग कितनी प्यारी है, 1-2 सेकंड के अंदर 80-100 से बिल्कुल रुक गए। यही तो है भाई हंटर का, इसमें कॉन्फिडेंस है भाई। आप मनोवरिंग कर लो, थोड़ा लीनिंग कर लो, पता है आपको भाई कुछ नहीं होने वाला, ब्रेकिंग बचा लेगी। और कोशिश करा करो आप, जब भी एक छोटी सी प्रो टिप देता हूँ, जब भी आप हाई स्पीड पे हो ना, कोशिश करो इंजन ब्रेकिंग का यूज करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लच पे हाथ रख के चलाते हैं, उससे क्या रहता है क्लच प्लेट ज्यादा जल्दी फूक जाती है। उसको अगर आपको बचाना है तो भाई आपको थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी क्लच कम यूज करके चलाने की। नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रैफिक में यूज कर लो, बहुत कम कोशिश करो कि ना ही यूज करो, इससे आपका फायदा ही है। देख रहे हो ब्रेकिंग, ये छोड़ दी, जैसे छोड़ दी देखो इंजन ब्रेकिंग अपने आप काम करेगी, स्पीड पे अपने आप लेके आ जाएगी 100 से 80। अभी 100 पे चल रही है, 100 पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। जैसे मैंने अभी ज़्यादा खींच रहा था तो इस पर प्रेशर हल्का हल्का फील हो रहा था। वही बात है भाई, स्पीड में क्या रखा है जो मज़ा आपका क्रूज करने में, आप इजीली 100 पे क्रूज कर सकते हो इससे। देखो ब्रेकिंग चेक करो, अभी तो मैंने ब्रेक मारे भी नहीं है, कुछ भी नहीं मारा मैंने, खाली रेस छोड़ी है। ऑटोमेटिक इसका इंजन ब्रेकिंग काम करता है और कम स्पीड हो जाती है। ये देखो कुछ नहीं करा, अब मैं क्लच दबाऊंगा, गियर नीचे उतारे, ये ब्रेकिंग का सबसे, और हल्का हल्का बैक ब्रेक दबाना है, आगे वाला ब्रेक तो दबाना ही नहीं है ऐसे में, क्योंकि बैलेंस बिगड़ता है। इसीलिए कहते हैं भाई ब्रेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो कॉन्फिडेंस बना रहता है। आप कितनी भी स्पीड पे चला लो, आपको पता है भाई मैं इधर ब्रेक मारूंगा तो सामने रुक जाएगी। ये फायदा है भाई हंटर का। आँख बंद करके खरीदो, मेरे को डीएम कर देना भाई ये मॉडल लिया है। अगर कुछ वीडियो हेल्पफुल लगती है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने यारों के साथ शेयर करो, हंटर लवरों के साथ शेयर करो, और बताओ यार कैसे कैसे और मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं और करवानी है। तो सब्सक्राइब लाइक तो द मुसाफिर ऑन हंटर। भाई थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमें कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का देता है। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, ताकि हम और वीडियो और मेहनत से आपको अच्छा कंटेंट बना के दे सके। अभी तो मेरा स्टार्टिंग फेज ही है यार यूट्यूब का, तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं है कि कैसे सारी चीज़ निकाल सकते हैं।
वीडियो अच्छी क्वालिटी में कैसे, मेरे को भी सेटिंग्स पे अच्छी नहीं पता। DJI का Osmo 360 है मेरे पास। अभी मैंने माइक भी ऑर्डर करा है, माइक भी ये सुबह धोखा दे दिया था, बट ठीक है यार। अब DJI का माइक आएगा मेरे पास सैटरडे तक, तो देखते हैं सैटरडे में कुछ रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए कंटेंट, और आपको थोड़े थोड़े टाइम में शेयर करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें अपनी वीडियोस, क्योंकि बहुत डिले में आ रही हैं। क्योंकि यार ऑफिस और ट्रैवलिंग, अपना पैशन पूरा करना, इन सब में ना थोड़ा सा लगता है टाइम, क्योंकि ऑफिस से समय नहीं मिल पाता, घर जाते हैं तो फिर नींद आ जाती है। थोड़ी चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं यार, काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो वही है, मेहनत का फल एक छोटे से आपके एक उंगली में है कि आप एक जरा सा लाइक शेयर का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, तो भाई हमारा भी मोटिवेशन लगा रहता है कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर सके। मेरा तो मोटिव रहेगा भाई, आपको ऐसे कंटेंट दें जो कि आपको बहुत सारे हेल्पफुल रहे, आपकी आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहें, आपको कहीं और किसी वीडियो पे जाना ना पड़े, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर कुछ भी छोटे मोटे डाउट्स आपके रह गए हैं तो कि मेरे से मिस हो गए हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सारा आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं उस पर मेहनत करके वो चीज़ सुधारूँगा। और अगर कुछ चीज़ आपको कन्फ्यूजन लगती है तो आप मेरे से पूछिए, मैं